जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। आज संसद 2, इससे पहले वीडियो में संसद 1 का क्वेश्चन करवा चुका हूं। इस संसद 2 है। संसद 1 में लोकसभा के बारे में दिया हुआ था एंड संसद 2 में राज्यसभा के बारे में दिया हुआ है। इसमें राज्यसभा से जो भी प्रश्न है पूछे गए हैं वो प्रश्न को समाहित किए गए हैं इसमें, और इससे पीछे 14th वीडियो करवा चुका हूँ केवल भारतीय संविधान से ही, उसे जाकर देख ले। और इस वीडियो में तकरीबन 47 क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को करवाऊंगा। तो चलिए राज्यसभा से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए अन्य पीसीएस एग्जामों में वो देख लेते हैं और हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। पहला क्वेश्चन ऑप्शन ए में 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, गलत बात है। 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी गलत है। सी में 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, इसलिए कि राज्यसभा में 250 सदस्य, अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और जो 238 हुए, दो सब मिला के 250 होते हैं। तो उसमें से 238 कहाँ से आते हैं? संघ एवं राज्य क्षेत्र से चुने जाते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, और 12 होते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 80 की 1 के तहत 238 को राज्य संघ एवं राज्य क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का। यदि आपको अच्छा लगता हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अगली क्वेश्चन की ओर, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व दिए गए हैं वो किस आधार पर दिया गया है? ये प्रश्न लोकसभा में भी पूछे गए थे और ये प्रश्न राज्यसभा पर में भी पूछे गए हैं। तो दोनों का आंसर एक ही होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, जनसंख्या के आधार पर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और इसका वर्णन चौथी अनुसूची में दिया गया है। राज्यों के राज्यसभा के सीटों का कितने सीटें होंगी कौन से राज्य में, इसका वर्णन संविधान के चौथी अनुसूची में दिया गया है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। थर्ड में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत है। निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में है। मुख्य आयुक्त के, ये भी गलत है, नहीं, न्यायालय के क्षेत्र में आते हैं ये। भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। तीनों गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई सही नहीं है। पहला कह रहा संघ राज्य क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो गलत है, क्योंकि दिल्ली, पुदुचेरी और फिलहाल में जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं। दिल्ली से 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4 राज्यसभा की सीटें दी गई है। संघ राज्य क्षेत्र आ गए, तो पहला ऑप्शन गलत, पहला कथन। दूसरा कथन, निर्वाचन झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार के क्षेत्र में है, तो ये गलत इसलिए है कि निर्वाचन आयोग के नहीं, जो झगड़ों का निर्णय करते हैं वो न्यायपालिका करते हैं। न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा नंबर,
संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा, क्या संसद का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा? नहीं, संसद शब्द का मतलब ही होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों अंग को मिलाकर के ही संसद बनते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस प्रकार तीनों कथन गलत है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 छूट गया है, तो मैं पढ़ देता हूँ। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, कहाँ से चुने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए में है राज्यों के विधानसभाओं द्वारा, राज्यों की विधान परिषदों द्वारा, राज्यों की विधानसभा या विधान परिषद द्वारा, नगर पालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं अनुच्छेद 80 के अनुसार। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में छूट गया था, तो 5 नंबर क्वेश्चन उसे मैं पढ़ दिया। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यदि आपसे मैं एक प्रश्न पूछूं कि राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 6 वर्ष का। यदि आपसे मैं ये प्रश्न पूछूं कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो आप तो बताएंगे 5 वर्ष का, लेकिन गलत होगा। लोकसभा के सदस्य का नहीं, लोकसभा के कार्यकाल होते हैं 5 वर्ष का, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल निश्चित नहीं किया जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी प्रकार यहाँ पर एक और प्रश्न बनते हैं कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 6 वर्ष का हो गया, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, पांच वर्ष का, 6 वर्ष का, 0 वर्ष का, 1 वर्ष का? तो आप अपने ऑप्शन कमेंट में लिखिए। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, शून्य होता है, 0 वर्ष, निश्चित नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा को विघटित किया ही नहीं जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ओके। 6 नंबर क्वेश्चन में, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, आधे सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके आधे सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, इसके 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या आजीवन के लिए। तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्येक 6 वर्ष के लिए सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा नहीं, राज्यसभा आजीवन है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं क्योंकि, राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहते हैं? सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं? बिल्कुल गलत है। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, सही है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, ये भी गलत है। प्रति 2 वर्ष में, ये भी गलत है। नहीं, कुछ सदस्य नहीं, ये गलत होगा। यहाँ पर कुछ सदस्य नहीं, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर अवकाश प्राप्त करते हैं, ये ऐसे होगा। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर।
हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है, तो हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, अभी मैंने वो प्रश्न आपसे पूछा था, वही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल क्या है। क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। 2 वर्ष में एक बार समाप्त हो जाते हैं, बी में प्रत्येक 5 वर्ष में समाप्त हो जाते हैं, सी में प्रत्येक 6 वर्ष में समाप्त हो जाता है, डी में समाप्त होने का विषय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय नहीं है। यही क्वेश्चन मैं आगे आपसे पूछ रहा था। तो और यदि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 6 वर्ष में समाप्त होते हैं सदस्यों का कार्यकाल, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का नाम नहीं है। ये अजीबन है, राज्यसभा का कार्यकाल। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति के पास, बी में उपराष्ट्रपति के पास, सी में सर्वोच्च न्यायालय के पास और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने बताया कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। ना ही राष्ट्रपति, ना ही सर्वोच्च न्यायालय, ना ही उपराष्ट्रपति के पास ये शक्ति प्रदान है कि राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। सही बात है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए ही सही है। लेकिन और भी ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। इसके सदस्य राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्यक्ष निर्वाचित द्वारा चुने जाते हैं। बिल्कुल गलत, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष निर्वाचित चुने जाते हैं। राज्यसभा यथाशीघ्र अपने किसी सदस्य को अपना सभापति चुनते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि सभापति राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते ही नहीं है, वो अलग से चुन के आते हैं राज्यसभा के सभापति। तो ये भी गलत है। भारत के महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार नहीं है, ये भी गलत है। जबकि महान न्यायवादी को राज्यसभा में बोलने का अधिकार है, उसमें भाग लेने का अधिकार है, बहस करने का अधिकार है, लेकिन उनको मत देने का अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इतने प्रश्न, ये चारों ऑप्शन देखने से इतने प्रश्न निकल चुके हैं और हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे ही निम्न कथनों में से सही है ऐसे प्रश्न मिले, जरूर चारों ऑप्शन पढ़िए आप, उससे कुछ ना कुछ अधिक ज्ञान मिलता है। राज्यसभा कैसे भंग होती है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर, नहीं, गलत है। राष्ट्रपति 5 वर्ष बाद भंग करते हैं, यह भी गलत है। लोकसभा के साथ स्वतः भंग हो जाते हैं, ये भी गलत है। उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे भाई, राज्यसभा भंग नहीं होते हैं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन लोकसभा को भंग किया जाता है, लोकसभा के कार्यकाल को, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। फिर अगले बार लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है, चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 12th का ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? बस वही प्रश्न जो इससे पहले 11 नंबर क्वेश्चन में 10th नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, उससे ऑप्शन चेंज है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया था? उपरोक्त में से किसी के द्वारा भंग नहीं किया था राज्यसभा को। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14th की ओर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। 12 व्यक्ति। ये 12 व्यक्ति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव जो प्राप्त रखते हैं, उन्हीं को इसमें मनोनीत किए जाते हैं। कितने क्षेत्र से? 4 क्षेत्र से। राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को 4 क्षेत्र से मनोनीत करते हैं। ये चारों क्षेत्र याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से और समाज सेवा के क्षेत्र से। इन 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो 50 नंबर क्वेश्चन में है कि राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। अभी हमने बताया राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने 12 व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई थी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वो कौन सी अभिनेत्री थी जो राज्यसभा में प्रथम बार नामांकित की गई थी कला क्षेत्र से? जयललिता, नरगिस दत्त, वैजंती माला या देविका रानी? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, नरगिस दत्त। वो ऐसी महिला थी जो राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला थी, नरगिस दत्त। इन्हें 1980 से 1980 के बीच में नामित किया गया था। नरगिस दत्त को 1980 में नामित किया गया था, नरगिस दत्त। और देविका रानी रोडी के बारे में, देविका रानी है जो देविका रानी चौधरी 1969 में पहली बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा को घोषित करना होगा कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है, सही नहीं है, ये पूछ रहा है तो ये बिल्कुल सही है। ये घोषित करना ही होगा राज्यसभा को कि राष्ट्रीय हित में है। और ये नहीं को घेर लीजिए। बी में, राज्यसभा में जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प पारित करना होगा। यदि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कोई विधि बनाते हैं तो उनके लिए कंडीशन दिया गया है। दूसरा कंडीशन भी सही है। तीसरा, ऐसी विधि संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए बनाई जा सकती है, ये भी सही है। डी में, राज्य सूची से सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, ये गलत है। राज्यसभा यदि प्रेषित कर दे लोकसभा के तो वो भी बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने राज्य सूची के संबंध में विधि बना सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी सही है, लेकिन डी सही नहीं है। इसके अनुसार मेरा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में प्रश्न में चलते हैं। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके लिए एक संकल्प हो। राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है यदि इसके संकल्प पारित हो संसद राज्य सूची के लिए, वही राष्ट्र हित में। सेम क्वेश्चन है बस। तो ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर, ये गलत है। नहीं, राज्य सूची को लोकसभा से कोई सहायता नहीं चाहिए राज्य सूची पर विधि बनाने के लिए। लोकसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्य संख्या का कम से कम, ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर, ये भी गलत है। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत पारित कर लिया जाए, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा का राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद शक्ति प्रदान करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए, अभी मैंने इसके बारे में बताया था कि अनुच्छेद नंबर 249, आर्टिकल नंबर 249 से जो राज्यसभा को राज्य सूची पर कानून बनाने का विषय प्रदान करता है, अनुच्छेद 249।
सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति निहित नहीं है। दूसरा कथन है, क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। ये कोई शक्ति प्रदान नहीं है राज्यसभा को कि वो धन विधेयक पर को अस्वीकार करे या उसमें संशोधित करे, ये शक्ति प्रदान नहीं है। राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है, ये भी सही है। नहीं मतदान कर सकती है अनुदान की मांगों पर। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती है, ये गलत है। वार्षिक वित्तीय विवरण पर यानी बजट पर चर्चा होती है राज्यसभा में, ये नहीं हो सकती है कह रहा है, तो ये गलत है। कौन कौन सही है? फर्स्ट और सेकंड सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, अनुच्छेद नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर, ये और छोटा करना लेकिन दिखेगा नहीं, पहले मैं कथन पढ़ लेता हूँ उसके बाद कारण देखूंगा। यह है 21 में कह रहा है कि किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें लोकसभा द्वारा सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिन के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जानी होती है और तत्पश्चात उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। क्या यह सही है? स्वीकार किया जाना होता है और तत्पश्चात उन्हें अंगीकृत किया जाना होता है। क्या यह सही है? गलत है। ये गलत है। ये कथन एक गलत है। कथन आर देखिए, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया था, ये आर सही है। तो कारण सही है, कथन गलत है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कारण गलत है, कारण सही है परंतु कथन गलत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। निम्नलिखित विशेषाधिकार में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए गए जाते हैं? ये कथन दिए गए हैं, देख लीजिए। राज्य का वर्तमान राज्य क्षेत्र परिवर्तित करना और राज्य का नाम परिवर्तित करना, क्या यह राज्यसभा को संविधान शक्ति प्रदान करती है? बिल्कुल नहीं करती है, ये शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। बी, संसद को राज्य सूची के नियम बनाने और एकाधिकार अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करना होगा, ये सही है। सी में देख लेते हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करना और राष्ट्रपति की सेवा निवृत्ति के पश्चात उसकी पेंशन निर्धारित करना, यह भी राज्यसभा के शक्ति से बाहर है। चुनाव आयोग के क्रियाकलापों का निर्धारण करना और आयुक्त की संख्या निर्धारित करना, यह भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? संसद को, तो इससे पहले मैंने ये पढ़ चुका हूँ। संसद को विधि बनाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 249। ठीक है, अनुच्छेद 249 संसद को विधि बनाने के लिए, संसद यानी राज्यसभा को राज्य सूची के विषय पर विधि बनाने के लिए अनुच्छेद 249। ठीक है, अगली प्रश्न को देखते हैं। किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति का अबदस्त करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, क्या राज्यसभा को ये अनन्य अधिकार है? नहीं भाई, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, ये भी गलत है। एक नई अखिल भारतीय सेवा सृजन हेतु संस्तुति करना, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 में, यदि सरकार राज्यसभा में पराजित हो जाए तो क्या होता है? सरकार यानी लोकसभा में जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार बनी हुई है, यदि वो राज्यसभा में पराजित भी हो जाए तो वहां क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। न तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देता है, संसद भंग हो जाती है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है, ये भी गलत है। इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 26 में है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची को वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए में, इनमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विवरण की सूचीबद्ध है। ये तो गलत है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा अनुसूची 7 में है, ये गलत है। इनमें संविधान में सूचीबद्ध भाषा है, ये तो 8 में है, ये भी गलत है। ये भाग इस अनुसूची 8 में, ये भाषा है जो भाग 8 में होता है। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में दिया गया है, ठीक है। और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, ये जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 6 में है। इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, क्या बोल रहा है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये सही है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया, राज्यों का राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में कहा गया है कि 27 में है, निम्नलिखित राज्य युग में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है? तो ये प्रश्न 1999 में पूछे गए हैं दोस्तों। उसके अनुसार यदि मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को यदि हम मिला दें तो राज्यसभा में सीटों की संख्या समान हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। क्योंकि जिस समय यह प्रश्न बना था 1999 में, यह प्रश्न पूछा गया था, उस समय आंध्र प्रदेश अविभाजित आंध्र प्रदेश था और उस समय आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 18 थी और तमिलनाडु में अभी भी सीटों की संख्या 18 है। लेकिन आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद वर्तमान में आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 11 है और तेलंगाना में सीटों की संख्या 7 है। तो अभी के अनुसार यह क्वेश्चन गलत है, लेकिन उसके अनुसार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है जिस समय यह क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। महाराष्ट्र में कितने हैं राज्यसभा की सीटों की संख्या? 19 है महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में 11 है, तमिलनाडु में 18 है, राजस्थान में सीटों की संख्या कितनी है राज्यसभा में? 10 है राजस्थान में। चलिए सारे ऑप्शन को बता दिया। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्य को आवंटित स्थानों का योग है? तो देखिए इस प्रश्न में भी आंसर बताना मुश्किल होगा, लेकिन उस अनुसार जिस समय उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था और तब उसके अनुसार आंसर मेरा आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला देंगे तो मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को मिला दिया जाए तो सही आंसर होगा, या तमिलनाडु और बिहार को मिला दिया है, इसमें तमिलनाडु और बिहार ऑप्शन में नहीं है, तो देख लिया जाए। उत्तर प्रदेश का विभाजन नवंबर में हुआ था उत्तराखंड को अलग करके, तो उससे पहले का यह प्रश्न पूछा हुआ है। तो उस समय उत्तर प्रदेश को विभाजित होने से पहले उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या राज्यसभा की 34 थी, उत्तराखंड को विभाजित होने से पहले। उस समय आंध्र प्रदेश का बंटवारा भी नहीं हुआ था, तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 18 थी और मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 16 है। इन दोनों को जोड़ देते तो ऑप्शन तो हमारा 34 मिल जाता। लेकिन अभी जो प्रश्न पूछे गए हैं, यदि ये प्रश्न अभी आए तो इसके अनुसार ये प्रश्न सही नहीं होंगे, गलत होगा। तो जिस समय ये प्रश्न पूछे गए थे उसके अनुसार यदि मैं आंसर बताता हूँ तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या फिलहाल में कितना है? 11। पहले कितना था? 18। अब मध्य प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ अलग हो गया है, तो पहले मध्य प्रदेश में 16 थी, लेकिन फिलहाल में मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 11 है। और तमिलनाडु में सीटों की संख्या अभी हमने बताया था, तमिलनाडु में सीटों की संख्या 18 है। बिहार में सीटों की संख्या 16 है। गुजरात में सीटों की संख्या कितना? 11 है। महाराष्ट्र में कितना सीटों की संख्या है? तो महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19 है और आंध्र प्रदेश में 11 है। देखा जाए 11 आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 जगह
सीटों की संख्या सेम सेम है, 11 11 11। ठीक है। जब झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय बिहार में सीटों की संख्या कितनी थी? 22 थी, 22। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29। 29 में कह रहा है कि नीचे कुछ राज्यों तथा राज्यसभा में उन्हें आवंटित सदस्य संख्या की सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रश्न पूछा हुआ 2009 का। ठीक है। मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या 16 है, तो ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि उस समय छत्तीसगढ़ का बंटवारा हो चुका था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है। उस समय 2009 से पहले ही 2000 में ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड को 2000 में बंटवारा कर दिया गया था। बिहार से झारखंड को, मध्य प्रदेश को से छत्तीसगढ़ को और उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से। तो उस समय कितना 11 थी, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो गया। महाराष्ट्र में 19 है, सही है। तमिलनाडु में 18 है, सही है। पश्चिम बंगाल में 16 है, सही है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर। ये मैच करना है, जिस समय ये प्रश्न पूछे गए थे उसके अनुसार मैं मैच करूंगा। यदि इस समय के अनुसार करता हूं तो ऑप्शन ही मिलेंगे। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितना है? 18। उस समय 18 थी, फिलहाल में 11 है। महाराष्ट्र में सीटों की संख्या 19 है। कर्नाटक में सीटों की संख्या 12 है और पश्चिम बंगाल में सीटों की संख्या 16 है। इस प्रकार मेरा ऑप्शन होगा ए बी सी का ऑप्शन 1 2 3 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में क्या है? 31 में है कि सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, सुमेलित कीजिए। गुजरात, गुजरात में सीटों की संख्या कितनी है? तो गुजरात में सीटों की संख्या 11 है। कर्नाटक, कर्नाटक में सीटों की संख्या कितनी है? अभी हमने बताया था, कर्नाटक में सीटों की संख्या 12 है। केरल में सीटों की संख्या 9 है और उड़ीसा में सीटों की संख्या 10 है। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन क्या होगा? सुमेलित करना है। 1 का 2, 2 3 1 4, मैच कीजिए। 2 3 1 4 किस में है? 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में मेरा सही आंसर होगा। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32, सुमेलित कीजिए। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 18 है। जिस समय प्रश्न पूछे गए थे उस समय की बात हो रहा है। तो क्या आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 18? ये गलत है। कौन सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि 2018 से पहले 2014 में ही आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो चुका था। तो आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या कितना अभी है? फिलहाल में 11 है और तेलंगाना में 7 है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो गया। फिर भी मिलाएंगे। उड़ीसा में 10 है, सही है। तमिलनाडु में 18 है, सही है। महाराष्ट्र में 19 है, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या सबसे कम है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या 3 है और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है। छत्तीसगढ़ में 5 है। झारखंड में कितना है? तो झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या 6 है और 16 बिहार में है और 6 झारखंड में, दोनों मिला के 22 हो गया। और जम्मू कश्मीर में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो 4 है और जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 में है, क्वेश्चन नंबर 34, राज्यसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष क्या? तो राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। गलत बात है, नियुक्त किए जाते हैं नहीं, संसद द्वारा चयनित किए जाते हैं। गलत बात है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये सही है। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में अनुच्छेद 89 में यह उल्लेखित किया गया है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है, अनुच्छेद आर्टिकल 89 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न 35 में, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? किस सभा का अध्यक्ष है जो उसका सदस्य नहीं होता है? किसका?
जिस सभा में वो सदस्य है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राज्यसभा का सदस्य उस सभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं उस सभा का सदस्य नहीं होता है। लोकसभा के अध्यक्ष उस सभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष उस सभा के सदस्य होते हैं और विधान परिषद के अध्यक्ष उस सभा के सदस्य होते हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य हैं जो उस सभा का सदस्य नहीं होते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 की ओर। 35 के बाद 36 राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जस्ट हमने बताया उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा का पदेन सभापति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। 37 निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? लोकसभा का, राज्यसभा का या राज्यसभा का या राज्य विधानसभा का? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अभी फिलहाल ही इस क्वेश्चन को फिलहाल नहीं, पिछले प्रश्न में ही मैंने देखा था, राज्यसभा का सदस्य ही है जो गैर सदस्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? कौन होते हैं जो राज्यसभा का अध्यक्ष होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। भारत का उपराष्ट्रपति होते हैं जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं और आर्टिकल 89 के तहत ये लिखा गया है, आर्टिकल 89 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 राज्यसभा के चेयरमैन है कौन है? ऑप्शन नंबर ए भारत के उपराष्ट्रपति। फिलहाल में है कौन? तो राज्यसभा के चेयरमैन वर्तमान में जगदीश धनखड़ है राज्यसभा के चेयरमैन, यानी उपराष्ट्रपति हैं जगदीश धनखड़ और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 40 की ओर। राज्यसभा के वर्तमान सभापति हैं, वर्तमान सभापति पूछ रहे हैं। क्वेश्चन कब का पूछा हुआ ये देख लीजिए, उसके अनुसार आंसर बताएंगे और अभी के अनुसार भी आंसर बताएंगे। 2010 में पूछा गया था। तो उस समय राज्यसभा के सभापति कौन थे? हामिद अंसारी थे। हामिद अंसारी थे राज्यसभा के सभापति उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन वर्तमान समय में जगदीश धनखड़ हैं। वर्तमान 2023 में राज्यसभा का वर्तमान सभापति कौन है? तो जगदीश धनखड़। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। प्रश्न नंबर, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जिसे मैं पहले कथन देख लेता हूं उसके बाद देखूंगा। राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित अभी कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनें। उम्र कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राज्यसभा में यह अर्हता होनी ही चाहिए। जहां से अभ्यर्थी को निर्वाचित किया जाना है उस राज्य की मतदाता सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। बिल्कुल गलत है ये, लोकसभा में ऐसा है। यदि आप लोकसभा के किसी चुनाव में लड़ रहे हैं तो उस राज्य की मतदाता सूची में मतदान की पहले थी ये आवश्यकता, लेकिन अब ऐसी आवश्यकता नहीं है। ये पहले थी, 2003 से पहले ऐसी आवश्यकताएं थी, परंतु अब इसे समाप्त कर दिया गया है। तो और कथन 3 को देखिए। राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं हो। तो राज्यसभा के अंतर्गत लाभ का पद धारित नहीं होगी तो बिल्कुल सही होनी चाहिए। तो ऑप्शन आंसर कौन कौन सही होगा? 1 और 3 मेरा सही है। इस प्रकार ऑप्शन को देखें, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, 1 और 3। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 42 राज्यसभा के चुनाव के लिए उम्र क्या निर्धारित की गई है? तो राज्यसभा की उम्र के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 में राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या 220, 230, 210, 250। तो क्वेश्चन नंबर डी 250 है राज्यसभा के सीटों की संख्या अधिकतम, जिसमें से 238 राज्यों से चुने जाते हैं और प्लस में राज्य एवं संघ से 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 44 में राज्यसभा किसी धन विधेयक में सारभूत संशोधन करती है तो तत्पश्चात क्या होगा? यदि राज्यसभा किसी धन विधेयक को सारभूत संशोधन करती है तो लोकसभा राज्यसभा के अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे
इस विधेयक पर आगे कार्यवाही कर सकती है। लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस पर आगे अनुशंसा कर सकती है। और ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है। ठीक है। सी नंबर में है, लोकसभा विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यसभा को लौटा सकती है। ये गलत है। राष्ट्रपति विधेयक को पारित करने के संयुक्त बैठक आहूत कर सकती है। नहीं, धन विधेयक पर। ये तीनों ऑप्शन गलत है। लोकसभा विधेयक पर आगे कोई विचार नहीं कर सकती है, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही होगा, लोकसभा राज्यसभा की अनुशंसा को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इस विधेयक पर आगे कार्रवाई कर सकती है। वो जो इच्छा होगा वो कर सकती है, लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। धन विधेयक पर कुछ भी संशोधन करने का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रश्न में 45 में है कि राज्यसभा का गठन कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन ऑप्शन नंबर सी 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। 3 अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था और पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुआ था। राज्यसभा की पहली बैठक, ठीक है, 13 मई 1952 को हुई थी। तो ये हुआ ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 36 में कह रहा है कि निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए में राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, गलत बात है, कभी नहीं। राज्यसभा के उपसभापति, ये भी गलत है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। वैसे मंत्री जो लोकसभा में मंत्री बने हुए हैं और वो राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वो लोकसभा में भाग ले सकते हैं, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लोकसभा में। ठीक है। राज्यसभा का सदन का नेता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होंगे ये, तो इसे देख लिया जाए। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो, कुछ भी सीखने को मिला हो दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के ग्रुप में, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। यह भंग नहीं किया जा सकता है, राज्यसभा के विषय में कौन सही है। ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये गलत है। राज्यसभा कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। राज्यसभा का कोई भी कार्यकाल नहीं होता है। 6 वर्ष नहीं, राज्यसभा का कोई कार्यकाल होता ही नहीं है। प्रत्येक 2 हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तो सही होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। राज्यसभा का कार्यकाल कुछ भी नहीं होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, तो 25 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे, ये भी गलत है। 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे तो सही होता, तो ठीक था। तो इस अनुसार मेरा आंसर कौन सा होगा, 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि सही ढूंढने के लिए हमको बोला था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।